हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर में जो खबर चल रही है रिलायंस को लेकर कि रिलायंस में अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है और ये लगातार कई दिनों से क्यों गिर रहा है। थोड़ी सी रिकवरी देखी गई थी 2 दिन पहले, लेकिन फिर से आज एक बड़ा ड्रॉप हुआ है रिलायंस के अंदर। तकरीबन 9% के साथ ये ड्रॉप किया है, गिरा है और ये 1876 पर आकर के पहुंच चुका है। तो क्या वजह है कि रिलायंस गिर गया है, इसके बारे में बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग अपना व्यू लगा रहे हैं। और कुछ लोगों को लग रहा है कि अब ये बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिकवर कर जाएंगे। तो समझते हैं कि असल में ये रिकवर करेगा या फिर ये और ज़्यादा नीचे गिरने वाला है। लेकिन इस बात को समझने से पहले क्यों ना हम मार्केट के थोड़ी सी चीज़ों को समझें कि मार्केट पर स्टॉक रन कैसे करता है और ये ऊपर या नीचे कैसे जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ें मार्केट के ऊपर अच्छी तरीके से रन करती है। वो है किसी भी स्टॉक का अपना फंडामेंटल स्ट्रेंथ, यानी कि कोई भी स्टॉक जो है, कोई भी कंपनी है, वो कितनी मजबूत है, कितनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है और वो कितनी एक्सटेंड कर रही है, लोगों के बीच में उसका भरोसा क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फंडामेंटल एनालिस्ट में आपको पढ़ना होता है, जानना होता है। तो एक चीज़ है कि स्टॉक का दाम बढ़ रहा है या स्टॉक का दाम गिर रहा है, वो डिपेंड करता है उसके फंडामेंटल के ऊपर। ठीक है, फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही होगी, अच्छा रिजल्ट दे रही होगी, प्रॉफिट दिखा रही होगी, तो फिर उस स्टॉक का दाम बढ़ेगा। और अगर नहीं कर रही होगी तो स्टॉक का दाम गिरेगा। लेकिन दूसरा पहलू एक और भी है जिसका फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो, कितना भी अच्छा दे रहा हो, लेकिन वो उसका दाम गिर सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि इसे हम कहते हैं सेंटिमेंटल, इंसानों के जज्बात, उनका रुझान किस तरफ चला गया है। तो एक सेंटिमेंटल भी होता है। ठीक है, किसी को लगने लगा कि अच्छा अब ये सरकार आ गई है, तब तो स्टॉक मेरा ये स्टॉक बढ़ेगा। जैसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए और उनके बारे में ये बातें लोगों तक पहुंची हुई थी कि नरेंद्र मोदी बिजनेसमैन के लिए बहुत मतलब फ़ायदे वाले आदमी हैं और वो बिज़नेस को ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं अपने देश के अंदर या अपने राज्य के अंदर, जहाँ पर भी वो सुप्रीम लीडर हैं। तो इसकी वजह से, उनके आने की वजह से लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट बैठ गया कि अब तो मार्केट ग्रोथ करेगा, और वही ग्रोथ हुआ। लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा, उनका ये सेंटिमेंट था कि मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी के आने की वजह से मार्केट जो है ना वो बिज़नेस के लिए, देश जो है वो बिज़नेस के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगा। और उनके बाद उन्होंने कई डायनामिक फैसले भी लिए जिसका असर भी मार्केट पर पड़ा है। लेकिन तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक फंडामेंटल चीज़ होता है और उसके साथ साथ एक सेंटिमेंटल चीज़ भी होता है, जिससे आप आदमी को लगने लगता है कि अच्छा ये स्टॉक ग्रो करेगा, चाहे उसको फंडामेंटल की कोई जानकारी भी नहीं हो, चाहे वो फंडामेंटल को नहीं भी समझ रहा हो, लेकिन उसका मन ये कह रहा है। और अगर जब एक लार्ज नंबर में लोगों का ये मन कहने लगता है, तो वैसे कंडीशन में स्टॉक का दाम जो है वो ऊपर भी जाता है और दाम उसका नीचे भी आता है। वो डिपेंड करता है कि सेंटिमेंट किस तरीके से बना हुआ है, हवा किस तरीके से बना हुआ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेंटिमेंट हमेशा फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर हावी हो जाता है। यानी भारत जैसे देश में जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक वैल्यू है पूरी दुनिया के अंदर भी, तो यहाँ सेंटिमेंट का बड़ा क्रेज़ होता है। एक तरीके से आप समझिए कि ये किसी भी कंपनी के शेयर को उठा देने और या गिरा देने का ताकत रखता है, फंडामेंटल वो जैसा भी हो। तो यही हाल हुआ है रिलायंस के साथ। फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद अभी जब आप इसको देखेंगे तो ये हर तरीके से देश की सबसे बड़ी कंपनी है और लगातार प्रॉफिट कर रही है। इस बार रिजल्ट थोड़े से ख़राब आए, यानी कि ख़राब नहीं आए बल्कि एक्सपेक्टेड जैसा था वैसा नहीं आया, लेकिन कोई नहीं। लॉकडाउन के बाद जितनी तेज़ी से इसने अपना 52 वीक के हाई को पकड़ा है, तो ये एक बहुत दमदार और बहुत ही वैल्यूबल स्टॉक होने के बावजूद आज ये 10% क्यों गिरा? क्यों गिरा? क्योंकि सेंटिमेंट इस पर हावी हो गया है। अब किस तरह का सेंटिमेंट हावी हो गया इसको हम समझ लें। क्या वो सेंटिमेंट फॉल्स है? क्या वो सेंटिमेंट सही में बिल्कुल ठीक है, उसको हावी होना चाहिए था, या क्या हुआ? तो हम आपको बताते हैं भाइयों कि समझिए कि कुछ चीज़ें तो चल रही थी पहले से। जब इसने 2300 का 52 वीक जब इसने क्रॉस किया और 52 वीक जब इसने हाई को टच किया 2300 प्लस, ठीक है, उसके बाद निफ्टी के अंदर थोड़े करेक्शन आने शुरू हुए। तो जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना था रिलायंस के अंदर, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये हल्का डिक्लाइन करना शुरू हुआ। इसके बाद बड़ी डील जो हुई रिटेल कंपनी के साथ, फ्यूचर रिटेल के साथ, उसके अंदर अमेज़न के साथ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया। अमेज़न ने केस कर दिया है, तो ये एक अलग सेंटिमेंट बनना शुरू हुआ कि लगता है कि कुछ प्रॉब्लम अभी चल रहा है। तो इस तरह के
सेंटिमेंट में जब कोई केस हो जाता है या फिर किसी का सीईओ रिज़ाइन दे देता है या किसी का स्कैम पकड़ा जाता है छोटा, या फिर स्कैम का हवा आ जाता है, यानी कि वो स्कैम ना भी हुआ हो लेकिन वो मीडिया में इस बात आ गया है, तो इन्वेस्टर्स इन चीज़ों से काफ़ी डरते हैं और वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो रिलायंस के अंदर भी क्या क्या हुआ है। पहला चीज़ ये था कि निफ्टी थोड़ा थोड़ा डाउन चल रहा था, अभी हम लोग देख रहे हैं कितना वॉलेटाइल मार्केट है, तो लोग इससे प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे, उससे पैसा निकाल रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट फिर थोड़ा अच्छा होता चला जाएगा फिर इसके अंदर पैसा डालेंगे। तो एक तो रीज़न ये हुआ। दूसरा कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना अच्छा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक दूसरा रीज़न ये हुआ। तीसरा रीज़न क्या चल रहा है कि जो नेगेटिव चीज़ें आ रही है सामने में कि वो अमेज़न के साथ जो डील है फ्यूचर ग्रुप का और रिलायंस का भी फ्यूचर ग्रुप के साथ कुछ डील है, तो अमेज़न ने इस बात पर केस कर दिया कि भैया ऐसा है कि मेरे साथ डील की जो कुछ शर्तें थी उसको आपने वायलेट कर दिया है। इस वजह से भी थोड़ा सा एक सेंटिमेंट बढ़ा। और उसके बाद दो चीज़ें जो बहुत मुख्य रूप से आज के ड्रॉप होने का कारण बना है वो ये है कि ये अफवाह, ये एक फॉल्स न्यूज़ जो अभी तक वेरीफाई नहीं है असल में, वो आया कि मुकेश अंबानी की तबीयत जो है वो ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो इस बात ने भी बहुत सारे लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है और इसकी वजह से वो लोग रिलायंस इंडस्ट्री से पैसा निकालने लगे, जिसकी वजह से ये इसका शेयर का जो प्राइस है वो गिर गया। इतना ही नहीं हुआ, एक और बड़ी खबर आई और वो खबर बीमार होने वाली खबर तो खैर एक फॉल्स न्यूज़ है जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है उसके लिए। लेकिन एक फॉरेन ब्रोकरेज है मैक्वेरी, उसने ये कहा कि रिलायंस का जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, यानी जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसने कहा कि 42% ये रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा है और इसको तकरीबन 1200-1400 के आसपास होना चाहिए। तो ये खबर जो है इसने भी बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर रिलायंस ने अपनी पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर कर दी है। कमज़ोर क्या कर दिया, 8-10% का उसको लॉस हुआ है आज एक दिन में। लेकिन क्या ये सेंटिमेंट कल भी कायम रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे इंडियन के जो ब्रोकरेज कंपनी है, एडलविस है और भी कई है, वो अभी भी इसका जो टारगेट दे रहे हैं वो 2200-2300 के आसपास दे रहे हैं कि अभी भी अगर इसे परचेस किया जाए तो जो टारगेट है वो 2200 से 2300 के बीच है। तो हम इसे बिल्कुल भी ऐसा ही जाते हुए नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें अपनी आंखों को खोल के रखना है, ये समझना है कि कहाँ कहाँ गिर रहा है। अगर गिर रहा है तो वहाँ पर अभी हम लोग पैसा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, अलर्ट रहेंगे। ठीक है, वैसे भी अभी 1900 से नीचे आया है, 1800 के लेवल तक नहीं आया है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक लाइन बन सकते हैं यहाँ पर, ये है ना, ये तकरीबन 1800 के आसपास की लाइन है। यहाँ से भी ये काफ़ी मूव किया था, मतलब कुछ थोड़ा सा यहाँ गिरा है लेकिन उसके बाद ये मूव किया है। फिर यहाँ पर ये गिरा था 2000 के आसपास, ठीक है, फिर यहाँ से ये मूव करते हैं, यानी कि सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट तो टूट गया आज। ठीक है, ये सपोर्ट टूट गया है। 2 दिन पहले थर्सडे को देखा जाए तो थर्सडे को यहाँ पर इस सपोर्ट के साथ ये वापस रिवर्स किया था और ये 2 दिन लगातार रिवर्स करने के बाद ये उम्मीद है कि ये फिर अब आगे जाएगा। ठीक है, और कम से कम 2200 तक के लेवल को टच करेगा। लेकिन 2 न्यूज़, एक तो तबीयत ख़राब हो जाने की न्यूज़, हॉस्पिटलाइज हो जाने की न्यूज़, और दूसरा मैक्वेरी का फालतू सा बिल्कुल जो उसका अपना एक्सपेक्टेशन आया वो रिव्यू आया है। इन दोनों न्यूज़ ने इसको बिल्कुल नीचे तक ला के रख दिया है। लेकिन अब ये है कि जो आ गया है तो वो आ गया है, अभी हमको क्या करना है, तो इस बात को हमको समझना है कि अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल करके इसको ख़रीदना या बेचना है ना, मेरी बात के ऊपर नहीं आना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही। तो यहाँ से ये तो नीचे गिर गया, अब ये है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा। कल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोग इसे बेचें या छोड़ दें या परचेस करें या होल्ड करके रखें। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो है ये नीचे जो आया है वो 1860 के आसपास जो है ना, ये नीचे आया है। तो अगर कल इस लेवल को ये ब्रेक करता है, यानी कि 1860 से नीचे जाता है, तो फिर बेच देंगे, इंट्राडे के लिए बेच सकते हैं इसको, है ना। और अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है, इस वाले लेवल को 1890 के लेवल को, तो फिर हम इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी नज़रें जमाए रखिए, अलग अलग तरह की न्यूज़ आती रहती है, उसको पढ़िए, उसको समझिए और फिर देखिए आगे क्या किया जा सकता है। मेरे हिसाब से तो अभी हम इसको होल्ड करके रखेंगे। हालांकि आज 1962 के आसपास मैंने भी इसे परचेज़ किया था, क्योंकि यहाँ से ये रिकवर कर रहा था, तो 3 कैंडल बना था रिकवर करने का, तो मैंने भी इसे परचेज़ किया था, लेकिन फिर वो ड्रॉन हो गया है, ड्रॉप होकर के यहाँ तक आ चुका है। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, मतलब परचेज़ मैंने किया था वो मैंने इंटरडे के लिए परचेज़ करवाया था अपने लोगों को,
तो हालांकि ये एसएल हिट कर गया था, लेकिन मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि आज का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, तो या तो ट्रेड ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें, या फिर बहुत छोटे क्वांटिटी में ट्रेड किया जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। लेकिन कल के लिए क्या है कि कल अगर हम बेचेंगे तब जब ये 1860 से नीचे चला जाएगा तो बेचेंगे, और ख़रीदेंगे कब, जब हम इसको वेट करेंगे 1890 के ऊपर अगर ये जाता है, मूव करता है, तो हम इसे बेचना परचेस करना शुरू करेंगे इंटरडे के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको किसी पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानकारी लेनी है कि वो उसका एनालिसिस करना है कि उसके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो आप हमको अपना कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया, धन्यवाद।